आज की क्लास में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पीछे का कंटेंट बचा हुआ, न्यूमेरिकल वगैरह बचा हुआ, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। जैसे जैसे लेक्चर मिलता जाएगा आप वैसे देखते जाओ और वैसे कंप्लीट करते जाओ, कोई दिक्कत है नहीं है। रेडियो एक्टिविटी एक छोटा चैप्टर है, आसान है, नंबर यहाँ पे बहुत आसानी से उठा लोगे। पोर्शन में क्या है पहले उसको देख लो। अच्छा, एक और चीज़ बता रहे, सिलेबस के हिसाब से नहीं कि ये नहीं कि सर ये सिलेबस में नहीं है तो मत बताइए, ये है तो बताइए। हम पूरा चैप्टर ही डिस्कस कर रहे हैं। इस साल नहीं हो सकता, अगले साल, उसके बाद सिलेबस में रहे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पूरा करेंगे, ये याद रखोगे। सिलेबस नहीं देखेंगे अभी, आप बाद में सिलेबस के हिसाब से पूरा लेक्चर देख लेना। मतलब जब कंप्लीट करोगे तो एक बार सिलेबस देखना, अच्छा क्या नहीं है तो ये चीज़ नहीं पढ़ना है। ऐसे मेरे दिमाग में सब है, मतलब मेरे ख्याल से सारा चीज़ है इसमें। एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो भी हम आपको बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। एक छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, याद रखना है। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले बताया गया स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस। पहले भी आप पढ़ के आए हो। एटम क्या होता है आपको पता है, छोटा पार्टिकल होता है जिसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता था। फिर बाद में ये आया कि इसको और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, तो कैसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? चारों तरफ ऑर्बिट में होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरे इंट्रोडक्शन में आपको वही बताया गया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कुलम, माइनस में होता है, ठीक है। -1.6, माइनस इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो +1.6 इंटू 10 के पावर में क्या? -19 कुलम। तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया। ओवरऑल एटम पे चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको वही बताया गया है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा, किसी भी एटम में K, L, M, N सेल होता है। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर इसी तरीके से एस ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज, इसी को आप लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन का वितरण। आगे सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में जो चीज़ हम डिस्कस कर दी वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया। मतलब ये वो चैप्टर है ना, पहला पार्ट जो आप पहले पढ़ के आए हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर होता है, वो 1 से 20 तक आपको याद रखना है, 30 तक कर लोगे तो और अच्छा है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। उसके नीचे एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में बताया गया। एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको बताया गया। एटॉमिक मॉडल का मतलब हो गया कि भाई एटम एक्चुअली होता कैसा है। तो जैसा यहाँ दिखाया गया ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसा आज तक पढ़ के आए रियल में भी ऐसा नहीं होता है। वो मॉडल आप आगे पढ़ोगे एक्चुअली कैसा होता है। फिलहाल तो ये जानो, न्यूक्लियस बीच में होता है, बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहला K होता है, L, M, एलोबरेट बात कर लेंगे बोलोगे तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपके पास निकलता है 2 टर्म, एक है आइसोटॉप, आइसोबार, और एक आइसोटोन है। आइसोटॉप पता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे C612, C6 13, C6 14, हाइड्रोजन का H11, H12, H13, जिसको आप बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इन सारी चीज़ों के बारे में बात किए हुए, पहले भी पढ़े हो, 9 में भी पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो, ठीक है। इसके बाद आइसोबार क्या होता है? जस्ट उल्टा, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, इसको आप बोलते हो आइसोबार। एक आपके पास में निकलता है आइसोटोन, नीचे दिया हुआ। आइसोटोन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए। यहाँ तक का कहानी आपको पता है। इसके बाद हम लोग आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर बता देते थोड़ा सा कि रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है। कैसी फिनोमिना है? तो कोई एलिमेंट जिसमें हैवी न्यूक्लियस होता है उससे कुछ रेडिएशन से एनर्जी बाहर निकलती है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। मतलब ये पूरा प्रोसेस, पूरा फिनोमिना ही है। अब कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं, सारे नहीं होते, जिनमें हैवी न्यूक्लियस होता है, यानी कि इन एलिमेंट्स को हम लोग हैवी मेटल्स बोलते हैं। नॉर्मली हैवी मेटल्स बोला जाता है क्योंकि कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। पोटासियम में नहीं होगा, सोडियम में नहीं होगा, कैल्शियम में नहीं होगा, यूरेनियम में होगा, थोरियम में होगा, प्लूटोनियम में होगा, इन सारे में होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे किसी से जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन का सिंपल सा मतलब एनर्जी समझो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हीट वाले कैलोरीमेट्री में डिस्कस किए थे ना कि हीट के ट्रांसफर होने का 3 मेथड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब आप ये समझो कि वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी के निकलने के प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हो। तो सिंपल सा रेडिएशन का मतलब एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो 3 तरह से निकलती है। हो सकता है अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में, हो सकता है बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में, हो सकता है गामा पार्टिकल्स के फॉर्म में। आपको यही याद रखना,
अल्फा मीन्स पॉजिटिव, बीटा मीन्स नेगेटिव, गामा मीन्स कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब अल्फा कब बनता है, बीटा कब बनता है, गामा कब बनता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। यहीं से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। आपको कोई न्यूक्लियस दे दिया जाएगा, हाँ, उससे अल्फा बीटा पार्टिकल निकल रही है और आपको बताया जाएगा कि अल्फा बीटा किस तरफ डेविएट होगी, कितना होगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास में अल्फा बीटा गामा का प्रॉपर्टीज है, मतलब अल्फा का क्या प्रॉपर्टी है, बीटा का क्या है, गामा का क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। और डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, अभी हमेशा के लिए याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, गामा का प्रॉपर्टीज आप शायद उसमें भी पढ़े होगे ना, स्पेक्ट्रम में भी, स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में भी गामा आप पढ़े होगे ना, हाँ, तो गामा के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन का आपके पास में टेबुलेट फॉर्म में डिफरेंस दिया गया, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको बताया गया कि किसी भी न्यूक्लियस से अगर अल्फा बीटा और गामा निकलती है तो उस न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है, मतलब अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगी तो क्या चेंज होगा, बीटा निकलेगी तो क्या चेंज होगा, गामा निकलेगी तो क्या चेंज होगा। गामा बहुत आसान है, देखो गामा के पास मास नहीं होता है, मासलेस पार्टिकल है, मतलब बहुत कम मास होता है, बहुत कम को नेगलेट ही मान लिए, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो जब किसी से भी गामा निकलती है ना तो उसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होगा, गामा निकल गया, पता भी नहीं चला कि गामा निकला है। ये याद रखोगे, गामा मारेगा वाला गामा है, याद रखो, वही चीज है, गामा इज वेरी डेंजरस रेडिएशन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी से अल्फा निकले, बीटा निकले, गामा निकले तो उस पर क्या चेंज होगा, और यही वो पोर्शन है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको दे दिया जाएगा, आपको फील करना है कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। एकमात्र 12.12 का जो पोर्शन है यहीं से आपके पास में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज के समय पे रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट में भी करते हैं, केमिकल लैब में भी करते हैं, इसके बाद में आपका मतलब आप करते हो, ठीक है, फैक्ट्री में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद तो वो सारे यूज यहाँ पे दिया गया, एक एक पॉइंट यहाँ दिया, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे साइंटिफिक यूज क्या है, मेडिकल यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है, सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन कहाँ से मिलता है, क्या क्या सोर्स है, आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो ये वो चैप्टर है, ये वो टॉपिक है जो आप खुद से भी पढ़ के समझ जाओगे, तो हमको बहुत डिटेल नहीं बताना होगा, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ता है, तो हार्मफुल इफेक्ट ये पड़ता है क्योंकि दीज आर वेरी डेंजरस रेडिएशन, तो इनसे आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। इनके कांटेक्ट में अगर क्लोजली आ जाओगे तो ये आपके बॉडी पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। आज भी पता है जापान पे जो एटॉमिक बम गिरा था 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 में, जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बम गिरा था, उसका इफेक्ट आप आज भी आपको वहाँ पे नजर आएगा। आज भी उस जगह पे पता है, लोगों में पता है, वो हेरिडेटिक डिजीज आपको मिल जाएगा, क्योंकि रेडिएशन है, दीज रेडिएशन चेंज इन डीएनए, डीएनए को चेंज करता है, इसी को आप म्यूटेशन बोलते हो, डीएनए का चेंज हो जाना, दैट इज म्यूटेशन। ये डीएनए को चेंज करने की प्रोबेबिलिटी रखती है। तो डीएनए चेंज हो जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो मतलब वो पूरा कैरेक्टर ही उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यूक्रेन में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसका नाम हमको मतलब नहीं याद आ रहा है, कि उसमें भी ब्लास्ट हुआ था, वो भी बहुत बड़ा रेडिएशन वाला मतलब ये था, एरिया था, जिसका इफेक्ट आज भी वहाँ पे यूक्रेन में, ठीक है, उसका हमको अच्छा नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, जब न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेते हैं, ये भी चीज़ आपको पढ़ के आप आसानी से समझ लोगे, ठीक है। इसके बाद वाले सेक्शन में आपके पास में निकल के आता है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, मतलब किसी न्यूक्लियस से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो एनर्जी दो प्रोसेस में मिलेगी, आइदर फिजन और फ्यूजन। तो क्या होता है फिजन, क्या होता है फ्यूजन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों कब यूज होता है। आप सिंपल से समझो, दो बम आप लोग सुने होंगे, एक है एटम बम, एक है हाइड्रोजन बम, कभी ना कभी सुने होगे ना, ठीक है। एटम बम कहीं गिराएंगे जितना आदमी मरेगा, और हाइड्रोजन बम कहीं गिराएंगे तो उससे ज्यादा आदमी मरेगा। हाइड्रोजन बम इज वेरी डेंजरस रेदर देन एटम बम। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों इसी थ्योरी पे काम करता है। आप ऐसा समझो, एटम बम काम करता है फिजन पे, हाइड्रोजन बम काम करता है फ्यूजन पे। सन पे जो हो रहा है एनर्जी, जिससे आपको कंटिन्यू एनर्जी मिल रहा है, भाई सन जल रहा है, कभी नहीं बंद होगा वो, आपसे 5-10 बिलियन साल के बाद तक वो जलता रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, डेट इज फ्यूजन वहाँ हो रहा है। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या, अर्थ पे करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे पास वो टेंडेंसी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, इंडिया के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना के पास है, जापान के पास है, आपके पास यूएसए के पास है, ठीक है, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग पता उसको यूटिलाइज कर पाएँ। यही वजह है कि पता है न्यूक्लियर एनर्जी, और जो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यही रीज़न है, टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब भाई देखो, इस्तेमाल कैसे करना है ये पता है, आप समझो, कौन करेगा, किस तरह से करेगा,
ये करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे आदमी पढ़ते लिखते हैं उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको उनके हिसाब से नहीं मिल रहा कोई चीज़, कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। अमेरिका में ही देख लो ना, हर दूसरा तीसरा आदमी इंडिया का ही है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी जो है, ठीक है, उसमें देख लो दूसरा तीसरा आदमी इंडियन है। क्यों? क्योंकि इंडियन के पास ब्रेन बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वजह क्या? वो बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी में ख़त्म न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। अब आप लोग देख लेना क्या सिलेबस में और क्या सिलेबस में नहीं है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक हम आपको दिखा दिए। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले पोर्शन में आपको बताया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा होता है? सिंपल सा मान लो ये कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सबको पता होगा। पॉजिटिव होने के कारण क्या होता है? इसमें प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मान लो ये के सेल है, तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। इसके बाद कितना होता है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको याद होगा ना? किसी एटम के अंदर 3 पार्टिकल होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? अच्छा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना? -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर में कितना? -19 कूलम होता है। प्लस माइनस केवल उसके सिंबल को दिखा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, उससे और कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है। देखो, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन ये कहाँ होता है? तो ये होता है न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, याद रखोगे, ऑर्बिट में होता है। अच्छा, ऑर्बिट अगर आपको जानना है तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, जहाँ n मतलब नंबर ऑफ सेल। पहले सेल की बात करेंगे तो पहला सेल जो है इसका नाम होता है k, तो पहले के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा सेल का नाम होता है l 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, दूसरे में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से थर्ड KLM, तो तीसरे में कितना आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आपको पता है, हमको बताना नहीं है। आगे सुनो। अब इसके बाद आपके पास में 2 चीज और आता है। मान लो कोई एलिमेंट E है, इसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, सपोज 5, इसके ऊपर यहाँ कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं Z का मतलब हो गया, Z मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। जो ऊपर वाला है उसको आप क्या बोलते हो? A का मतलब हो गया मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब जितना उसके पास में प्रोटॉन है। अच्छा, जितना प्रोटॉन है उसके पास में उतना ही क्या होता है? उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको पता है ना? जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब किसी का एटॉमिक नंबर अगर आपको डिफाइन करना है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बात करते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है ना, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या हो गया? सम हो गया, दैट इज मास नंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? ठीक है। अगर आपको इसका न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या होगा? मास नंबर में प्रोटॉन माइनस कर लो, यानी कि मास नंबर में प्रोटॉन माइनस करने का मतलब होता है एटॉमिक नंबर माइनस कर लो, ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या कर लो? माइनस कर लो। यही आपको न्यूट्रॉन देता है। इतनी चीजें आपको पता है। एग्जांपल के तौर पे ये लो, जैसे सोडियम 11 और 23। अगर कोई पूछे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर नीचे वाला 11, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उतना ही क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका मास नंबर कितना हो गया? 23 हो गया। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ऊपर में नीचे माइनस कर दो, यानी कि न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी में एक चीज और समझो। देखो, एक बात और बताते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ना के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है। अगर हम बताएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर में कितना? -27 kg। आई थिंक यही होता है। देख लो एक बार किताब में कंफर्म कर लो, ठीक है? नहीं, ये हाँ 1.6 इंटू 10 के पावर में क्या? -27 kg। यही होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर में कितना? -31 kg। देखो, जितना प्रोटॉन का मास उतना ही न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास -31 kg। इसको हम लोग लगभग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बात सुनो ध्यान से, इसी में समझ में आ जाएगा। देखो,
मास नंबर एक नंबर है। मास नंबर का मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। मास नंबर जो हो गया वो हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है, याद रखोगे। मास नंबर इज ए नंबर। एटॉमिक मास क्या हुआ? एटम का मास, पूरे एटम का मास। एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है पर पकड़ना है। इस तरीके से 30-40 पार्टिकल और है, ठीक है। पॉजिट्रॉन है, हाँ बेसोन है, इस तरह से 30-40 पार्टिकल और है इसके अंदर। हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, क्यों? 3 फंडामेंटल है, ये 3 हर जगह पे होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखोगे। आपसे एग्जाम में या कोई पूछ ले कि दीज पार्टिकल्स आर नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल, वाई? क्योंकि ये 3 हर जगह पे होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखोगे। कोई दिक्कत है? ठीक है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारा पार्टिकल होता है, तो सारे पार्टिकल्स का जब मास ले लेंगे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक बेसिक था जिसके बारे में आपको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो टॉपिक वाइज ही चलेंगे। अगला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम आपको बता दिए हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर हम आपको बता दिए। एटॉमिक मॉडल हम आपको बता दिए, यही है एटॉमिक मॉडल। आइसोटॉप, आइसोबार क्या होता है? देखो, एक आपके पास में होता है आइसोटॉप, एक आपके पास में होता है आइसोबार, और एक आपके पास में होता है आइसोटोन। ये आई है, ये आई है, ठीक है। देखो आइसोटॉप क्या होता है? एक ही एलिमेंट का 2 या 2 से ज्यादा एटम। मान लो कि जैसे कि ये एक कार्बन का आप एलिमेंट लियो, ये कार्बन है, ठीक है। इस पूरे में कार्बन भरा हुआ है, पूरे में कार्बन है, ठीक है। यहाँ भी कार्बन का एटम है, यहाँ भी कार्बन का एटम है, यहाँ भी कार्बन का एटम है, यहाँ भी कार्बन का एटम है। तो एक ही एलिमेंट का 2 या 2 से ज्यादा एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? वो सेम होगा, बस। बट जो उसका मास नंबर है वो क्या होगा? डिफर होगा। ऐसे को आप बोलते हो आइसोटॉप। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ले, एग्जाम्पल के तौर बहुत सारा एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप सबसे कॉमन पता है C612, C613, C614। कोई दिक्कत? देखो एटॉमिक नंबर 6 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पर इसका मास क्या है? अलग है। इसका मास क्या है? अलग है। इसका मास क्या है? अलग है। मास अलग होने का मेन कारण क्या है? तो मास अलग होने का मेन कारण सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, याद रखोगे। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। इसमें प्रोटॉन कितना हो गया? 6, 6, 6। इसमें अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर कितना हो गया? 12। इसमें कितना हो गया? 13। इसमें कितना हो गया? 14। इसमें न्यूट्रॉन की बात करें, ऊपर में नीचे माइनस करेंगे तभी न्यूट्रॉन निकलता है। 6, 7, 8, यानी कि अल्टीमेट न्यूट्रॉन का नंबर क्या हुआ? चेंज हुआ, ठीक है। आइसोटोपिसी को, अच्छा एक और आइसोटोप समझ लो यहीं पे, H11, H12, H1 और 3। देखो इसमें ये वाला रेडियो एक्टिव है, आगे बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव होता क्या है। ये वाला रेडियो एक्टिव है, इसका इस्तेमाल करते हैं कैंसर वैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। कार्बन C614 का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसी तरीके से H11, H12, H13, 1 एटॉमिक नंबर, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अल्टीमेट देखो इसमें न्यूट्रॉन कितना हुआ? 0 नहीं होता है। इसी को नेचुरल हाइड्रोजन बोलते हो ना, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और इसमें प्रोटॉन कितना है? 1। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट है, केवल प्रोटॉन मान लो। प्रोटॉन की वजह से इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। इसका एक अच्छा नाम है, इसको आप बोलते हो प्रोटियम, याद रखना प्रोटियम। इसमें न्यूट्रॉन है 1, इसमें भी न्यूट्रॉन है 2, याद रखोगे। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम। ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। हैवी वाटर पता है ना, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हैवी वाटर अगर आपसे कोई पूछे तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, D2O। डी मतलब ड्यूटेरियम का 2 एटम, ड्यूटेरियम मतलब ये वाला, याद रखोगे। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O, वाटर का होता है H2O, हैवी वाटर का D2O। डी मतलब ड्यूटेरियम, याद रखोगे। तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन नहीं, नेचुरल हाइड्रोजन नहीं होता, ये वाला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अल्टीमेट आइसोटॉप इसी तरीके से क्लोरीन का भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में ऑक्सीजन का भी होता है। तो बहुत सारे एटम का आपके पास में आइसोटॉप होता है, ठीक है। अगला देखो आइसोबार क्या होता है। आइसोबार के बारे में बात करते हैं।
तो अच्छा, इसमें हम क्या बताए थे, आइसोटॉप में बताए थे सेम एलिमेंट, याद रखना इसमें सेम ही एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे अलग नहीं होगा। देखे थे ना, जैसे कि हम बताएं C612, C613, C614, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ठीक है। इसी तरीके से H11, H12, H1 और 3, ये टॉपिक थोड़ा तेजी से पार कर रहे हैं क्योंकि पहले पढ़ के आए हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, तो देखो सेम एलिमेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आइसोबार में क्या हो जाएगा, आइसोबार में हो जाएगा डिफरेंट एलिमेंट, याद रखोगे, डिफरेंट एलिमेंट। इसमें क्या होता है, अच्छा अलग एलिमेंट लिए तो एटॉमिक नंबर अलग होगा, डिफर होगा, सेम क्या होगा, मास नंबर, मास नंबर सेम होना चाहिए, याद रखोगे मास नंबर सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल N714 और C614, देखो नाइट्रोजन कार्बन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 6, पर मास नंबर दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया ना, इसको आप बोल रहे हो क्या, आइसोबार। इसी तरीके से आइसोटोन, आइसोटोन में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, सेम एलिमेंट नहीं होगा इसमें भी, तो इसमें भी जनरली क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होता है। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो जाता है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो जाता है। जैसे आप देखो, देखो C613 और N714, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 13 से 6 गया 7, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया 7, ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा आइसोटोन। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर। वो पूरा जो कहानी दिया हुआ है ना, आप लोग जब एक एक लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे ना, तो आप लोग को हर चीज समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। हम केवल इसको बहुत तेजी से पार कर रहे हैं क्योंकि ये चीज कभी ना कभी आप लोग आज तक पढ़ के आए हो, इसलिए इसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगला देखो इसके बाद का टॉपिक क्या निकलता है, आइसोटॉप है, आइसोबार है, जस्ट इसके बाद का है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी हम आपको बताएं उससे पहले कुछ चीज आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। देखो आपके पास टोटल अगर एलिमेंट की बात करें तो 118 है, जिसमें से लगभग 92 क्या है, नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या हो रहा है, जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है। जो रेस्ट है, जो बचा हुआ है, इसको या तो लैब में बनाया गया है या तो बनाया जाएगा। बनाया गया तो उसके लिए जगह रख लिया गया, बनाया जाएगा तो उसके लिए भी जगह रख लिया गया, फिर भविष्य में वो पीरियोडिक टेबल में इसी जगह पे बैठेगा, ठीक है, ठीक है। 92 नेचुरल है, रेस्ट बनाया जाएगा। इस एलिमेंट को बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है, ये आपको पता है। मेटल हो गया, एक आपके पास में क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, एक आपके पास में क्या हो गया, हाँ मेटलॉइड हो गया, एक आपके पास में क्या हो गया, इनर्ट गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया ना। इसी तरीके से एलिमेंट्स का एक क्लासिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नॉर्मली होता है, नॉर्मली ऐसे मानो ना, डी और एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स, कुछ एफ ब्लॉक का तो लगभग सब, ठीक है। आगे देखो होता क्या है ये बताते हैं आपको। देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पकड़ो, यूरेनियम हो गया, एटॉमिक नंबर 92, थोरियम हो गया, ठीक है। यूरेनियम ही पकड़ रहे 92 और 238, 235 भी होता है, यूरेनियम का आइसोटॉप है 92, 235 और 92, 238, दो होता है यूरेनियम का, ठीक है। एक 35 होता है, एक 38 होता है, दोनों पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। 92, 235, ठीक। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जिनका जो न्यूक्लियस है ये हैवी होता है। अब हैवी होने का रीजन क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़े हो, देखे होगे ना, आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला है E = mc², कभी ना कभी देखे होगे।
ये फॉर्मूला क्या बताता है? ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मास, सी मतलब लाइट का स्पीड। ये फॉर्मूला ये बताता है कि जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन मास में या मास का कन्वर्जन एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिए हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा थ्योरी है, आपको आगे समझना है। यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता दिए। ए इक्वल टू एम सी का स्क्वायर ये बोलता है जहाँ मास है वहाँ एनर्जी है। सिंपल सा आप समझ लो, आप ऐसे नहीं समझ लो तो आप ऐसे समझ लो। मास है, मास है मतलब इनर्सिया है, इनर्सिया तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स है तो वर्क होगा, वर्क है तो एनर्जी होगा। अल्टीमेट जिसके पास मास है उसके पास एनर्जी है, ठीक है। मतलब मास का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वर्जन एनर्जी में होगा, ये चीज है। कोई दिक्कत? देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, मतलब जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस होने का रीजन क्या है उसके बारे में अगर बात कर ले तो उनके पास में न्यूट्रॉन का जो नंबर है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इज वेरी वेरी मोर, बहुत 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 ज्यादा होता है उनमें न्यूट्रॉन्स। तो अनस्टेबिलिटी होती है। एक बात बताओ, जिसका मास बहुत है वो ज्यादा स्टेबल होगा कि जिसका मास कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका मास ज्यादा है। मोटा लड़का आसानी से इधर उधर बैठ सकता है, कर सकता है क्या? नहीं। वो कम स्टेबल है। हाँ। एक पतला लड़का जिसका वेट कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये मानते हो ना? हाँ। ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस हैवी है, न्यूक्लियस हैवी होने का मतलब उनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा है उनके न्यूक्लियस में, ये पता अनस्टेबल होते हैं और ये स्टेबल होना चाहते हैं। और केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे कोई भी चीज तभी स्टेबल होती है जब उसके पास मिनिमम एनर्जी हो, कम एनर्जी हो। आप ऐसे समझो, हम आपको सिंपल से बताते हैं। मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, कहाँ खर्चा करने का मन होगा? 10 रुपया। मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 500 रुपया है, किसमें ज्यादा मन होगा खर्चा करने का? मेरे पास 500 रुपया है, मेरे पास 5 लाख है, कहाँ ज्यादा पार्टी देने का मन करेगा? 5 लाख में। देखो जब 5 रुपया था तो खर्चा करने का मन नहीं है, आप मन को दाब के रखे हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप स्टेबल हो, खर्चा करोगे ही नहीं। इसी से आप समझ लो कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में तभी स्टेबल होती है जब वो अपने लोएस्ट लेवल पे हो। कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स तभी स्टेबल होगा जब उसके पास क्या हो, एनर्जी कम है, ठीक है। क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा मतलब इसके पास एनर्जी बहुत है। अब इसके पास एनर्जी बहुत है, ये चाहता है कि इसके पास क्या हो जाए, कम एनर्जी हो जाए। तो जब इसके पास कम एनर्जी चाहिए इसको, तो इसको अपनी एनर्जी छोड़नी होगी ना। एनर्जी छोड़ने के लिए इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे डिके होता है। डिके होने का मतलब आप समझो धीरे धीरे खत्म होता है, कम होता है। किस फॉर्म में कम होता है? अगेन देखो, मास किस फॉर्म में चेंज हो रही है? एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रही है। और यहीं पे जो एनर्जी निकलती है दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पे कौन सा चार्ज? प्लस। बीटा पे कौन सा चार्ज? माइनस। गामा पे कौन सा चार्ज? 0। कोई चार्ज नहीं होता है गामा पे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब द एलिमेंट्स, ठीक है, विच वांट्स टू मतलब विच वांट्स सॉरी द एलिमेंट्स, ठीक है, विच वांट्स स्टेबल, जो स्टेबल होना चाहते हैं एट लोएस्ट एनर्जी, जो अपनी कम एनर्जी पे स्टेबल होना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलते हो? हैवी एलिमेंट्स बोलते हो। आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी इनको बोल सकते हो। इस पूरे फिनोमिना को आप बोलते हो रेडियो एक्टिविटी। अब सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी कौन किया? हेनरी बेकुलर, ठीक है। और उन्होंने इस रेडिएशन का नाम दिया था बेकुलर रेज। बुक में दिया हुआ, आप लोग पढ़ लोगे उस पूरे पैराग्राफ में। इसी के बाद में इसी रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को मैडम क्यूरी, नहीं सुने हो कभी नाम? अगर नहीं सुने तो सर्च कर लेना मैडम क्यूरी के बाद में। मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड थे रॉबर्ट पियरे क्यूरी, ठीक है। उनकी 2 बेटियां थी आई थिंक, जहां तक हमको याद आ रहा है, ठीक है। तो वो भी पता है इसी रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना पे ही रिसर्च कर रही थी, ठीक है। तो अल्टीमेट, क्योंकि जब पहली बार किसी चीज़ पे रिसर्च होता है तो आदमी उतना प्रिकॉशन नहीं रखता, उसको पता नहीं है, उसको आइडिया नहीं है। लास्ट में इस वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। और इनके फैमिली में मैडम क्यूरी को भी, उनके हस्बैंड को भी, शायद दोनों बेटियों को भी नोबेल प्राइज मिला। मतलब इकलौता ऐसा फैमिली है पूरी दुनिया में जिसके हर मेंबर को नोबेल प्राइज मिला है, जैसा कि हमको पता है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको सर्च करके, ठीक है। तो इस पूरे फिनोमिना को, मतलब इस पूरे फिनोमिना को, ठीक है, कि वो एटम था, एटम के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का मास ज़्यादा था, उसका मास ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा था, उसको एनर्जी कम चाहिए। कम एनर्जी के लिए वो यहाँ से एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करने के लिए कैसे करेगा भाई? उसके पास मास है तो वो अपने मास को थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? कम करेगा। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जितना बड़ा टॉपिक था, मतलब ये क्लास 12 में भी आपको सीबीएसई में मिलेगा, तो जितना बड़ा टॉपिक था उसको हम बहुत आसानी तरीके से क्या किए, बता दिए। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, ठीक है। अब एक और बात बताते हैं। देखो, ये जितनी भी रेडिएशन है, अल्फा, बीटा, गामा,
कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा आपको वहाँ पे अल्फा बीटा गामा मिलेगा ही मिलेगा। इन रेडिएशंस को सॉरी ये दिखाई नहीं देती हैं, आंखों से दिखती नहीं है, ये विजिबल लाइट नहीं है। आप लोग स्पेक्ट्रम में पढ़ के आए हो ना, स्पेक्ट्रम में पढ़े हो ना विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन को छोड़ के ऊपर का जितना नीचे का जितना आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ना अल्ट्रावायलेट दिखाई देगा, ना एक्सरे दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अल्फा कहीं है नहीं पता चलेगा, बीटा कहीं है नहीं पता चलेगा, गामा कहीं है नहीं पता चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये वेरी हार्मफुल रेडिएशन से, तो कैसे पता चलेगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट से रेडिएशन निकल रहा है। देखो मान लो अगर तुमको यूरेनियम हम लाके दे दें, यूरेनियम का एक छोटा सा बॉल तुमको लाके दे दें, इससे ये रेडिएशन निकलेगा? जी हाँ निकलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सर निकल रहा है? नहीं पता चलेगा, उसका कुछ इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? ये जो रेडिएशन है ये फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना इफेक्ट छोड़ती है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? एक्सरे का प्लेट देखे हो, शीट देखे हो? हाँ। अल्ट्रासाउंड वाला शीट देखे हो? उस पे जो एक्सरे के बाद जो धब्बा हड्डी का छपता है ना, वो एक्सरे की वजह से छपता है। एक्सरे था तब धब्बा वो छप गया, समझे? एक्सरे नहीं होता तो वो धब्बा नहीं छपता। उस प्लेट को लाइट में रखोगे तो भी उसका चेंज होगा कलर। क्यों? क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ऐसी रेडिएशन जहाँ से निकलती है वहाँ पे ये सारी रेडिएशन क्या करती है? फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट देती हैं। इसका और भी बहुत सारा इफेक्ट है, पर आपको ऐसे ही पता चलेगा, इनविजिबल होती है, ये दिखाई नहीं देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़े आगे। ठीक है, चलिए दीजिए बुक। किताब से चल रही, किताब के बाहर नहीं चल रहे हैं। तो इस सेक्शन में आपके पास में बताया गया है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है हेनरी बेकुलर डिस्कवर, उन्होंने डिस्कवर किया 1896 में। ऑन इन अ डार्क रूम लेफ्ट अ यूरेनियम सॉल्ट रैप्ड इन अ ब्लैक पेपर। यूरेनियम के सॉल्ट को, सॉल्ट का मतलब हो गया यूरेनियम, ऐसा यूरेनियम आपको मिलेगा भी नहीं। तो यूरेनियम का कोई सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब यूरेनियम किसी के साथ कंबाइन था। सोच के देखो, जब कोई चीज़ किसी के साथ कंबाइन होती है, एग्जांपल आपको बताते हैं, NaCl पकड़ लो, NaCl, तो सोडियम यहाँ क्लोरीन के साथ कंबाइन है ना। जब कोई किसी के साथ कंबाइन रहता है ना तो औकात में रहता है। मान लो सिर्फ सोडियम की बात करेंगे तो ये औकात से बाहर है, ये उड़ते रहेगा। क्लोरीन के साथ कंबाइन है ना, औकात में रहेगा। जैसे एक हस्बैंड अकेले है तो औकात से बाहर है, यार आज पार्टी करेंगे, आज दारू पियेंगे, आज ये करेंगे, आज चखना खाएंगे। पत्नी के साथ है, औकात में है। हाँ, मतलब ये इसको औकात में और ये इसको औकात में रख रहा है। सिंपल सा बात ये है, कहानी समझ गए? सॉल्ट का मतलब हो रहा है यूरेनियम किसी के साथ कंबाइन है। सोच के देखो, वो किसी के साथ कंबाइन था तब वो अपना इफेक्ट शो करने लगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, औकात में रहता है। यूरेनियम फिर भी औकात में नहीं, जाओ तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम अपने औकात में नहीं रहेंगे। कुछ होता है ना, एक दो हस्बैंड ऐसा, हाँ देखो ना, पत्नी पकड़ पकड़ के ले जाती है, यार तुम कितना पेड़ झाड़ू से मार मार के ले जाते तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो वही हाल है। यूरेनियम के सॉल्ट को इन्होंने क्या किया? ब्लैक पेपर में रैपर किया। ब्लैक पेपर में रैपर करने के बाद भी एक बात और बता देते, यूरेनियम केवल पूरे इंडिया में झारखंड के पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में जो जादूगोड़ा का जगह है ना, पढ़े हो ना ज्योग्राफी में, वहीं पे मिलता है। इसके अलावा यूरेनियम इंडिया में नहीं मिलता है, याद रखोगे ये चीज। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इस रेज का नाम उन्होंने क्या दिया? बेकुलर रेज दिया। ये पूरा पढ़ लेना। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जब उन्होंने बाद में पाया, दीज रेडिएशंस वेयर फाउंडेड टू बी द 3 टाइप्स, 3 तरह का, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना और डीके, बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। जितना कहानी आपको पढ़ के निकले, ये सारा कहानी यहाँ पे वही चीज दिया गया। कोई दिक्कत है? इसी के बारे में एक और चीज हम आपको बताते हैं। देखो, यूरेनियम से ज्यादा थोरियम पावरफुल होता है। ठीक है, अब एक और चीज बताते हैं। मैडम क्यूरी जो है ना, जिनके बारे में हम आपको कहानी सुना दी इतना, मैडम क्यूरी वो एक्चुअली यूरेनियम के जो ओर है, पिंच ब्लेड यूरेनियम का ओर होता है जिससे आप यूरेनियम निकालते हैं। पिंच ब्लेड पे वो रिसर्च कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा जब यूरेनियम वहां से हम पूरा निकाल लिए, अब जब क्लास से किसी बदमाश बच्चे को बाहर निकालोगे तो क्लास शांत हो जाना चाहिए। हम देखे उस बदमाश बच्चे को बाहर निकाले, देखे क्लास में पहले से ज्यादा बदमाशी होने लगा। मतलब उसका भी बाप कोई क्लास में बैठा होगा, मतलब ज्यादा बदमाश बच्चा बैठा होगा ना। मैडम क्यूरी ने भी यही देखा कि यूरेनियम को बाहर निकाले तो देखिए कि इसका रेडियोएक्टिविटी और बढ़ गया। मतलब पहले जितना रेडिएशन निकल रहा था ना, उससे ज्यादा निकलने लगा। इसका मतलब यूरेनियम के अलावा भी वहां पे कुछ है। क्या था? थोरियम था। उनको पता नहीं था। इसी चीज का डिस्कवरी करते करते लास्ट में उनको बीमारी वगैरह हुआ और वो खत्म हो गई थी।
तो अच्छा, रेडियो एक्टिविटी ये न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना का मतलब इसका न्यूक्लियस से रिलेटेड ये घटना है, न्यूक्लियस पे काम हो रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियर फिनोमिना बोला गया। कोई दिक्कत? और न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये समझिएगा। तो ओवरऑल जितना हम आपको बता दिए, एग्जाम में आपके कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल नॉलेज क्लियर है। न्यूक्लियर बॉम्ब में कौन सा यूज करते हैं, 235 की 238? न्यूक्लियर बॉम्ब में दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली 238 करते हैं। न्यूक्लियर बम में हम लोग यूरेनियम से ज्यादा थोरियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। भाई किसी को मार रहे हो तो जान से मारोगे ना, संभावना नहीं छोड़ेंगे हम। मान लो किसी को चाकू से कत्ल करना है, कहाँ मारोगे? गला में। देखो टैलेंट है, मार के आइए एक दो को, समझे? हाथ पैर में नहीं मारेंगे। तो अब एक बात बताओ, यूरेनियम से ज़्यादा डेंजर है प्लूटोनियम, उससे फिर थोरियम या प्लूटोनियम। हाँ, इसी तरीके से रेडियम, हम शायद गलत बोल दिए, मैडम क्यूरी रेडियम पे डिस्कवरी कर रही थी, उसमें थोरियम नहीं रेडियम था। रेडियम मतलब वो रेडियम नहीं जो रात में चमकता है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, इन सबसे कई टाइम्स ज़्यादा उसके पास रेडियो एक्टिविटी होता। थोरियम नहीं, रेडियम पे वो काम कर रही थी, रेडियम के चलते हैं, याद रखोगे, थोरियम नहीं, मैं मिस्टेक, थोरियम नहीं होगा, रेडियम होगा। तो अब कहीं पे हमको बॉम्ब डालना है, बॉम्ब डालना मतलब पूरा शहर बर्बाद करना है। अब पूरा शहर अगर निस्तो नाबूद करना है तो यूरेनियम से ज़्यादा पावरफुल ये, इससे ज़्यादा पावरफुल ये, तो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला क्यों नहीं लेंगे? दैट्स वाई प्लूटोनियम एंड थोरियम, एटम बम में प्लूटोनियम और थोरियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत है? आज के समय पे जैसा माहौल चल रहा है ना यूक्रेन और रसिया का, ठीक है, जिस तरह से चल रहा है ना, बहुत जल्दी पता है एक आध को बम दाग देगा, देखना। और जिस दिन वो यूक्रेन पे डाल दिया ना, तो यूक्रेन का निस्तो नाबूद वो खत्म हो जाएगा पूरा कहानी। आगे बढ़े आगे। चलिए एक बात और बताते हैं, यहाँ पे देखो, एक चीज और सुनो, यहाँ पे देखो, एक आपके पास में बुक में छोटा सा टॉपिक दिया है, रेडियो एक्टिविटी एज इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसके बारे में ये पूरा आप लोग पढ़ लेना, हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, हम आपको सिंपल से बताते हैं। देखो बॉक्स में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरफ माइनस का फील्ड है, इस तरफ आपके पास में प्लस का फील्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, अल्फा वाला प्लस चार्ज था, बीटा वाला मेरी तरफ देखो माइनस चार्ज था, गामा वाला कोई चार्ज नहीं था। तो प्लस वाला किस तरफ जाएगा, प्लस की तरफ कि माइनस की तरफ? माइनस की तरफ जाएगा। यानी कि जो अल्फा है वो ऐसे मूव कर रहा है, इससे मान लो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे कोई है, और जो बीटा पार्टिकल से वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और जो गामा है ना प्लस की तरफ जाएगा ना माइनस की तरफ, तो वो कहाँ जा रहा है, सीधा। आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए माइनस प्लस इस तरह से देखे, तो याद रखोगे ये अल्फा पार्टिकल है, ये बीटा पार्टिकल है, और ये वाला क्या हो गया, गामा। अब एक और चीज यहाँ पे समझिएगा, देखो ये ज्यादा मुड़ रही है, ये कम मुड़ी है, और ये सीधे निकल गई, इसका डेविएशन ज्यादा है, फील्ड में इसका डेविएशन क्या है, ज्यादा है। कोई दिक्कत? देखो गामा रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम में पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसी रेडिएशन जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बने और मैग्नेटिक फील्ड भी बने। ये जो रेडिएशन है ना, ये दोनों तरह के फील्ड बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होगी, इस वजह से इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहीं भी लाइट रहेगा वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, और कौन सा फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में आगे पढ़ना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला जस्ट इसके बाद आपके पास में निकल के आ रहा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल। तो हम कोई एक का प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, अल्फा बीटा गामा में से किसी एक का बता देते हैं, ठीक है। बोलोगे तो सारा बता देंगे, आप लोग दूसरा पढ़ लेना। उससे पहले ये समझ लो, देखो ये है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल, इधर देखो मेरी तरफ। अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। बीटा पे कौन सा होता है, नेगेटिव। गामा पे कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है। अल्फा को बोला गया है He2+। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो, आपको समझ में आना चाहिए। देखो हीलियम 2,4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर कितना, 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, पहले ही सेल में ना, के सेल में 2। 2+ का क्या मतलब है, 2+ का मतलब है यहां से आपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये बन गया He2+। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस चार्ज बनता है। एक बात हमको बताओ, क्या हीलियम इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा? नहीं, क्यों, इनर्ट गैस है ना,
भाई पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। दो तो है। हाँ। जब ये इनर्ट है, स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करेगा? मान लिए लूज कर दे, मान लिए लूज कर दें, इतना एनर्जी दी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसको, लूज कर दिया वो, ठीक है। उस समय जो बनेगा वही आपका अल्फा होगा। मतलब अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टी हीलियम के 2+ के प्रॉपर्टी के बराबर। इसको अल्फा नहीं बोल रहे हैं, इसके जैसे को अल्फा बोल रहे हैं। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझिएगा, इसको अल्फा नहीं बोल रहे हैं। हीलियम 2+ अल्फा नहीं होगा। हीलियम 2+ बनने के बाद इसका जो प्रॉपर्टी होगा अल्फा कुछ वैसा ही है। कोई दिक्कत? सुनो, पॉइंट नंबर 1, अल्फा पार्टिकल के प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है। एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन। अब देखो इसमें कितना प्रोटॉन है भाई? इसमें 2 ही तो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन निकाले हो ना। तो इसमें प्रोटॉन कितना हुआ? 2। इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे? 2। क्यों होगा 2? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाँ। 0। तो यहाँ बोला गया एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन अभी भी नहीं निकला है। दो यहाँ भी, और यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना होगा? 2। भाई आप अंदर बाहर क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं, दोनों न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब उसी के नीचे बताया गया है इट इज सेम एज ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। अब जो चीज हम आपको बता दिए, सेम का मतलब ये बिल्कुल इसके जैसा है, ये नहीं है। आई थिंक क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ठीक है। बीटा का भी पहला नंबर हम आपको बता दे रहे हैं। बीटा पार्टिकल आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस। याद रखोगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 0 मास होता है। यहाँ पे बता दे रहे 0 मास होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है ना, कुछ होता है, आप पढ़े होगे तो अलग बात है, कुछ 10 की पावर में 6-7 के आसपास होता है मीटर पर सेकेंड। लाइट के स्पीड से बहुत कम होता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे और बाहर निकलने लगे, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं रहता है। कैसा हो जाता है? बीटा। दैट्स वाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखो, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, हाई स्पीड पे करता है। याद रखोगे, उसका स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास नहीं होता है, बहुत कम होता है उससे कंपेयर करेंगे। बट अगर लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो भाई वो उस समय बीटा जैसा काम करेगा। कोई दिक्कत? बेटा नहीं, ठीक है, बेटा नहीं बोलना। गामा क्या होता है? गामा के पास आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक द एक्सरे और लाइट। बस ये तो बता ही दिए गामा क्या होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट के जैसा, एक्सरे के जैसा, वगैरह वगैरह। बाकी का पॉइंट्स आप इसी से कोरिलेट कर लोगे। हम अल्फा बताते हैं तो बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। बीटा ज्यादा डेविएट नहीं किया, अल्फा कम। अभी बता रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सेकेंड नंबर के पॉइंट में देखो क्या बोला गया, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। भाई एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा ना, वो प्रोटॉन के मास के कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों 4 टाइम्स होगा? क्यों होगा जरा सोच के देखो, क्यों होगा 4 टाइम्स? अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल था। यहाँ प्रोटॉन 2, यहाँ न्यूट्रॉन 2, कितना टोटल कितना हो गया? 4। मतलब भाई इन दोनों का मास इक्वल है, तो आप ऐसे बोलो ना, 4 प्रोटॉन बोलो या 4 न्यूट्रॉन बोलो, बात बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन तो है नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेगलेक्ट होता है। इस वजह से अल्फा का मास कितना हो गया? 4 टाइम्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 4 टाइम्स को तुम कन्वर्ट कर लो केजी फेजी में, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीसरा नंबर पॉइंट देखो, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो 10⁻7, लाइट के स्पीड से 10 टाइम्स कम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? लाइट का स्पीड 10 नहीं 30 हो जाएगा। लाइट का स्पीड कितना? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है ना। इसका स्पीड क्या बोला गया? 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 3 × 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी कि 30 टाइम्स क्या है? कम है। कोई दिक्कत? आगे सुनो, एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयोनाइज द गैस थ्रू विच इट पासेस। आयोनाइज का मतलब होता है कि भाई जब ये किसी गैस से पास करती है ना, एटमॉस्फेयर से पास करे, किसी गैस से पास करे, तो ये उस गैस को अपने जैसा बनाना चाहती है, ऐसे समझ लो। स्ट्रांगली आयोनाइज का मतलब हो रहा है हम आपके ऊपर अपना इफेक्ट तगड़ा डाल रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल जहां जहां से पास करेगी वो उसके ऊपर स्ट्रांगली आयोनाइज करती है। आगे सुनिए, द आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा इज रफली 100 टाइम्स देन द बीटा। बीटा से 100 टाइम्स होता है और गामा से 1000 टाइम्स होता है।
आप ऐसे समझ लो, बीटा का इससे 100 टाइम्स कम होता है, गामा का इससे क्या होता है 10,000 टाइम्स कम होता है। कोई दिक्कत? 5 नंबर का पॉइंट, एन अल्फा पार्टिकल रैपिडली dissipate its energy at is move through a medium and therefore its penetrating power is quite small। इसका एनर्जी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, मतलब भाई ये पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी है, बाहर निकल रही थी, अपने एनर्जी को ये बहुत तेजी से लॉस कर रही है। जब ये अपने एनर्जी को बहुत तेजी से लॉस करेगी तो जहां इसको हिट करना है वहां तक पहुंचते पहुंचते खुद मर जाएगी, उसको अच्छे से हिट कर पाएगी। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है छेदना। कोई दिक्कत? क्लियर? भाई देखो, इससे ज्यादा डेंजर ये है, इससे ज्यादा डेंजर ये है, सबसे ज्यादा डेंजर ये है। डेफिनेटली ये ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, मतलब इसकी एनर्जी वहां तक बहुत रहेगी, इसका एनर्जी आसानी से लूज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके कंपेयर में इसका, फिर इसका। कोई दिक्कत? आगे देखो, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करेगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू द बीटा पार्टिकल। देखो बीटा पार्टिकल ज्यादा मूव कर रहा था, ज्यादा मूव किया है, ज्यादा मुड़ा है, और ये कम मुड़ा है, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल अफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, ये तो बता चुके हैं। अल्फा पार्टिकल्स कॉज फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल। कुछ लाइट के इफेक्ट को आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे जब अल्फा पार्टिकल को डालते हैं ना तो वो इफेक्ट डालता है। अल्फा पार्टिकल है लार्ज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या होता है? ज्यादा, मास ज्यादा होता है, इस वजह से। बीटा का मास क्या होता है? ना के बराबर इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इसका मास होगा, इसका मास इससे क्या होगा? बहुत कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पास मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv का स्क्वायर। मास ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे सुनो। अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल एंड ऑल्सो कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द थिन माइका या गोल्ड फॉइल। अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप रदरफोर्ड का पढ़ के आए हो, याद है? गोल्ड फॉइल पे जो अल्फा स्कैटरिंग हम लोग किए थे, कैसे एटॉमिक मॉडल वहीं से तो निकला था ना, क्लास 9 में पढ़ा है, याद है कि नहीं है? मुंडी ऐसे मत हिलाओ, याद है? नहीं याद होगा तब तुम लोग का मुंडी काट के पता है एक दूसरे में जोड़ देना चाहिए, गधा सब। तब बोले तो ये सब चीज पता है, आधा चीज तो आपके पास 9 का है, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, जैसे जैसे अल्फा का बताएं सेम बीटा का, कोई दिक्कत? सेम गामा का। तो ये बताओ क्या प्रॉपर्टीज हमको अल्फा बीटा गामा का बताना है? नहीं, अल्फा का हम बता देंगे, बीटा और गामा आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखो यहाँ पे गामा प्रॉपर्टीज के बाद में नीचे एक बॉक्स दिया गया, हम उसको आपको समझा देते हैं थोड़ा। आउट ऑफ द 3 रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा, द गामा रेडिएशन आर मोस्ट एनर्जेटिक एंड देयरफॉर दे हैव द स्मॉलर रेट ऑफ कोलिजन। याद रखोगे, बहुत ज्यादा इसके पास एनर्जी होता है, ठीक है। अब सुनो आगे, with the atoms of the medium through they the pass, thus they have the least ionizing power। इसके पास में बहुत कम आयनाइजिंग पावर होता है, याद रखोगे। मतलब ये जिस मीडियम से निकलती है ना, उस मीडियम पे ये इफेक्ट अपना कम डालती है। इसको जहां टारगेट करने के लिए भेजा गया ये उसी जगह पे टारगेट करेगी। उसके बाद देखो, बट मैक्सिमम पिनेट्रेटिंग पावर, इसके पास पिनेट्रेटिंग पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। भाई ये वो रेडिएशन है जो आंख से दिखाई नहीं देगा। अगर मान लो ऐसे गामा रेडिएशन किसी के बॉडी से पार करे ना तो ये ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सा हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर, जरासंध बन जाएगा वो, याद रखोगे। जरासंध के बारे में सुने हो ना? कौन था वो? मगध का साम्राज्य था उसका, ठीक है, ऐसे समझो। मगध का वो राजा था जरासंध, ऐसे ही बोला जाता है, सबसे पहले मगध पे उसी का अधिकार था। तो जरासंध को भीम कैसे मारे थे पता है ना? कैसे? उसका दोनों टांग चीर दिए थे, और जितनी बार चीरता था उतनी बार जुड़ जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? दोनों टांग चीड़ो, एक को इधर फेंको और एक को इधर फेंको, उल्टा उल्टा। तो उल्टा उल्टा नहीं ना जुड़ेगा। कहानी समझ गए? तब वो मरा था, मतलब ऐसा एक कहानी है, ठीक है। तो हम आपको वही बताएं कि जरासंध जैसा जब किसी से पता है ऐसे लाइट पार करोगे ना तो वो 2 हिस्से में टूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, खत्म वो आदमी, क्योंकि ये इनविजिबल रेडिएशन से। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो। इसके बाद में क्या है? अब इसके बाद में देखो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का पूरा आपके पास में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से ही आप याद कर लो। नेचर क्या है अल्फा पार्टिकल का? पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा नेगेटिवली चार्ज होता है, गामा कोई चार्ज नहीं होता है। स्पीड दिया गया इसके पास में, अल्फा के पास में 10 की पावर में 7, बीटा के पास में दिया लाइट के स्पीड के आसपास, गामा का तो बिल्कुल लाइट की स्पीड ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेस्ट मास कितना होता है? अल्फा का 4 टाइम्स होता है, गामा का इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बीटा का इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, गामा का मास नहीं होता है। चार्ज आपके पास यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज Q/m मतलब रिलेटिव चार्ज यहाँ पे। वेवलेंथ आपके पास दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा जो है वो लेस डिफ्लेक्ट करेगा लेकिन नेगेटिव की तरफ, बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव की तरफ, गामा डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फा के पास होता है, बीटा के पास कम होता है, गामा के पास में बिल्कुल कम होता है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा रेडिएशन का होता है। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल मिला के आप लोग को क्या करना है, कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े बढ़े। तो देखो ये वो चीज़ था ना, जो चीज़ हम आपको क्या किए हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दी है, ठीक है। इसके पीछे ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर आपको डिफरेंस करना है तो इस टेबल से कर लो। पर याद रखो कि एग्जाम में कभी कभी समटाइम्स पूछ लिया जाता है, अल्फा बीटा से नहीं पूछा जाता लेकिन पूछ लिया जाता है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन आपको देगा, पूछेगा, और वो है चेंजेज विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा बीटा एंड गामा इमिशन। अब हम आपको एक चीज लिख के बताते हैं ऐसे। मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इसके पास ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से एक अल्फा निकालें, एक अल्फा प्लस होता है, अल्फा को ऐसे ही दिखाते हैं। एक अल्फा निकालने का मतलब होता है हीलियम 2+, एक। तो क्या चेंज होगा, ये एक्स नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाई में, पहले जैसा था अब ये वैसा नहीं रहेगा। तो याद रखना क्या चेंज होगा, एटॉमिक नंबर में चेंज होगा आपके पास में 2 का, और मास नंबर में चेंज होगा आपके पास में 4 का, प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। कोई दिक्कत? हाँ। क्या है ये समझिए, ये चीज हम आपको समझा रहे हैं, ये चीज अभी हम समझा रहे हैं, आप चिंता नहीं करो। ये माइनस किए हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे एनर्जी ले लो, एनर्जी बाहर निकल रही है, अभी समझाते हैं, आप चिंता नहीं करो। दूसरा देखो, जब बीटा इमिशन करते हैं किसी से, मान लो ये वही चीज है जेड ए, यहां से अगर बीटा इमिशन करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये माइनस का मतलब निकला है और इस माइनस का मतलब चार्ज, कोई दिक्कत? तो क्या होगा, मान लो ये y बना, तो क्या होगा, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा और इसका मास नंबर वही रहेगा प्लस एनर्जी। और अगर गामा है, गामा निकले तो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी होगा, बस एनर्जी यहां से निकल गई। यही आपको जानना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको देख लो, यही सेक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है। बताएं, ये समझने में कोई दिक्कत है? गामा का मतलब, गामा के पास मास नहीं था, तो यहां से निकला तो मास कम होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं, मास कम हुआ? नहीं हुआ, ये जैसे था वैसे ही है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर, प्लस चार्ज था ना, प्लस ही देख रहे थे ना, कोई नहीं। गामा अगर कहीं से, मान लो तुमको एग्जांपल पूछ लिया, जैसा पूछ 92 था, 235 है, आपको एग्जाम में दिया गया, यहाँ से गामा निकाले, माइनस किए, तो चेंज क्या होगा? कुछ चेंज नहीं होगा, ये यू था, ये यू ही रहेगा, 92 और 235, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुमको बोल दिया जाए ए कोई एलिमेंट है, यहाँ से हम गामा निकाले, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, यहाँ से गामा निकाले, गामा निकालने के बाद चेंज क्या होगा? ए है, ए ही रहेगा, पी क्यू ऐसे ही रहेगा। गामा निकालने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, बहुत आसान, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, ये वाला समझते हैं। बीटा का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा के पास इलेक्ट्रॉन है ना, अपना मास होगा कुछ क्या? इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट। देखो ये मास नंबर है ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हो, मतलब मास निकाल रहे हैं, मास तो उसके पास है ही नहीं, तो मास नहीं निकाल रहे हैं, तो जब मास नहीं निकाले, जैसे ए था ए तो वैसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर? कोई परेशानी? एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना, जब माइनस चार्ज वाला निकालेंगे तो प्लस चार्ज वाला नहीं बढ़ेगा? भाई सोच के देखो, सोडियम के पास में 11 23 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां से निकाल दें तो सोडियम Na+ बनेगा ना, प्लस बढ़ा ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना। भाई इसके पास प्रोटॉन 11 था और यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 था, बट इसके पास Na+ के पास प्रोटॉन 11 है, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 ना, समझ में आया? क्योंकि यहाँ बीटा निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन बढ़ गया ना,
प्रोटॉन बढ़ गया, एक निकाले इसलिए प्रोटॉन एक से बढ़ा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? हाँ। वही चीज यहाँ देखो, देखो इसको बताते हैं, समझना। अल्फा को याद करो तो, नहीं तो लास्ट में ये याद कर लेना। अल्फा के बारे में बताए थे, He2 यहाँ पे 2+ था, याद है भाई? He2+ था ना, अल्फा मतलब यही चीज तो अल्फा थी ना। हाँ। इसका मास कितना था बताओ तो? इसका मास कितना था? 4। भाई इसके पास में इसका जो मास था वो कितना था? 4। 4। और इसमें प्रोटॉन कितना था? 2। यही था ना। हाँ। अल्फा निकाले मतलब ये निकाले, हाँ। तो पहले जितना मास होगा इसका मास से 4, पहले से मास कितना कम होगा? 4। 4। हाँ। और इसका प्रोटॉन है 2, तो पहले जितना प्रोटॉन था उससे 2 प्रोटॉन क्या होगा? कम। कम हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्लियर? हाँ। एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन तुम लोग देखो अपने मन से, कुछ नहीं है, ये नहीं भी समझ में आएगा, अगर थ्योरी क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आपके पास में x था, यहाँ पे मान लो 25 है, यहाँ पे मान लो 125 है, यहाँ से हम एक अल्फा निकाले हैं, y बन गया, y बन गया, यहाँ और यहाँ वाला बताना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या किए, एक बीटा निकाले, मान लो z बन गया, यहाँ और यहाँ वाला बताना है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको दिया होगा। यहाँ से मान लो गामा निकाले, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो t बन गया, इसमें और इसमें बताना है। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, अल्फा निकला, मास में कितना कम आएगा? 4। कितना होगा? 121। इसमें कितना कम आएगा? 2। कितना होगा? 23। अच्छा बीटा निकाले, ये तो बढ़ेगा 24, और ये तो वैसे ही रहेगा। गामा निकाले, एज इट इज रहेगा, दोनों वैसे ही रहेगा, यानी कि 24 और 121। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आप लोग खोल के देख लो, ये वाला एग्जाम में जो पूछा जाता है, यूज ऑफ रेडियो। देखो एक इसके बाद का टॉपिक है यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये आप लोग घर पे पढ़ लेना, हम नहीं बताएंगे, जैसे मोटा मोटा। सबसे पहले मेडिकल यूज में, तो मेडिकल यूज में कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका किसका इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सब दिया हुआ। साइंटिफिक यूज में किसका किसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो, इंडस्ट्रियल यूज में कहाँ कहाँ करते हो वो चीज़। सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो पहला बोला गया रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बचा, न्यूक्लियर वेस्ट से, दूसरा रेडिएशन वगैरह से, रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम द, इसके बारे में आप पढ़ लेना डिटेल में। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या रखना है जब न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पूरा चीज आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, अब उल्टा कर दिया गया, ये दिया हुआ रहेगा, ये बताना ये बताना ये बताना, तो बिल्कुल रिवर्स कर दो ना एकदम। एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल, देखो आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में आ जाओ, 12A की एक्सरसाइज में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कंप्लीट करना है न्यूक्लियर चेंज को। 8 में ABCD, ठीक है, उसके बाद में नहीं बनेगा क्या क्वेश्चन नहीं मिल रहा है पुरानी किताब में, ये वाला देखो, ये वाला, हाँ ये तो मिला, ये मिला, इसके बाद में नहीं दिया हुआ, ये वाला, ये वाला, ठीक है, कंप्लीट करना है, नहीं बनेगा, बन जाएगा, कोई एक उठाइए ना तो बन जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब नई किताब में दिया है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या दिया, कोई एक लास्ट वाला ही उठाते हैं, देखो लास्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाला उठाना है, दिया हुआ है x, यहाँ z है और यहाँ a है, ये अल्फा निकला, x1 बना, यहाँ निकला गामा, ये बन गया आपका x2, यहाँ से निकाले हैं 2 बीटा निकाले, ये बन गया x3। आपको बताना है, कंप्लीट करो, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, अल्फा निकाले तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, a-4 और z x a-4, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा z-2, यहाँ से जब गामा निकलेगा तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे गामा निकाले हो तो x2 ऊपर वाला रहेगा, ये 1 बढ़ेगा ना तो z-1 होगा ना, नहीं गामा निकलेगा, अच्छा ठीक सेम रहेगा, हम बीटा समझ लिए, कोई दिक्कत। जब 2 बीटा इससे निकालोगे तो x3 कितना होगा, अच्छा 2 बीटा पे क्या होता है, तो डबल कर लो हर चीज, बीटा पे आपको पता है मास नंबर वैसे ही रहेगा, यानी कि x a-4, पर एक बीटा निकला था, इलेक्ट्रॉन एक से बढ़ा था, 2 बीटा में 2 से बढ़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा z, आसान है। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई दिक्कत। बाकी थ्योरी जो पीछे का छोड़ दिए हैं हम आपको, प्रिकॉशन वगैरह क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका यूज, वो तो खुद से पढ़ के समझ लोगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कर लेना, थ्योरी बोल के इसमें फिर बोल रहे हैं, कुछ नहीं है,
यही एक सेक्शन था जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसी में बच्चा क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मान लो अगर वो कंटिन्यू रिवाइज नहीं कर रहा तो उसको दिक्कत होता है। इसके बाद का एक टॉपिक हम लोग के पास में और बचा, दैट इज न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर हम पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। हाँ ये सिलेबस में नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ना पूछा जाएगा। बट होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, डिटेल बात करेंगे, पर वो अगली क्लास में करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है।